स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। हमें देखिए नोट में कुछ में निर्देश दिया हुआ है, पहले उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए नोट में हमें क्या दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट मिलता है उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना होता है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। यानी 2 खंड है और दोनों खंडों में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी को उत्तर देना क्या है, आवश्यक है। अब देखिए हमारा आ गया खंड का। तो खंड का देखिए हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जहां पे आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। देखिए पहले का वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण दास। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के जो लेखक हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है कि लल्लू लाल की रचना है। पहला ऑप्शन है सुख सागर, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, प्रेम सागर। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, गवाला की पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अमरकांत और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। जो पर्दा कहानी है इसके लेखक हैं यशपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन है रांगे राघव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। उसके बाद हमारा 5 क्वेश्चन रहेगा हिंदी पद साहित्य के इतिहास से। इस प्रकार से आपको यहाँ से देखिए 5-5 नंबर मिलाकर आपके 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमारे पहला क्वेश्चनों का जो हो गया, पहले क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से था। अब प्रश्न संख्या दूसरा जो हमारा है ये हिंदी पद साहित्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। तो देखिए दूसरे का प्रश्न हमारा है कामायनी किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग और चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो देखिए कामायनी किसकी रचना है, कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं, तो यह है भारतेंदु युग के। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा, ये है छायावादी युग के लेखक हैं। जो कौन है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा छायावादी युग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है खा वाला, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है नंददास और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित कवियों में जो प्रगतिवाद युग के कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन हमारा है देखिए क्या, पहला ऑप्शन है सन 1941 में ईस्वी और दूसरा है सन 1943 ईस्वी, तीसरा है 1954 ईस्वी, चौथा है 1947 ईस्वी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सन
43 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। उसका देखिए घ वाला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है भारत भारती और चौथा ऑप्शन है कामायनी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा और फिर चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भक्ति काल की जो यहाँ पे है, देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से था, तो था कृष्ण भक्ति शाखा से था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 3। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको हिंदी के 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों गद्यांशों पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसी गद्यांश में से ढूंढकर आपको पांचों क्वेश्चनों का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। पहला क्वेश्चन में आपका संदर्भ लिखना रहता है। तो आपको देखिए हमने हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों का गद्यांश पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को बता दिया, वहां से आप पढ़कर देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमारा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से हमें गद्यांश दिया जाएगा उसी प्रकार से हमें 2 पद्यांश दिए जाएंगे अथवा करके, दोनों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ना रहेगा, उस पर आधारित 5 क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 10 नंबर। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो देखिए इसका भी हमने सभी पद्यांशों का जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है हिंदी में सभी को बता दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं सब सरल तरीके से। आपको क्या करना है, इसी में से ढूंढकर इन प्रश्नों का उत्तर देना। सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का आंसर अलग से लिखना रहता है, एक संदर्भ और एक रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना ही आपको थोड़ा दिमाग लगाना रहता है, बाकी इसी में से ढूंढकर लिखना रहता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 5। देखिए कह रहा है कि पांचों का कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। देखिए 80 शब्दों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचना लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा आपको रचना पर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे कितने नंबर, 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए हमें कौन कौन से लेखक दिए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। हमें 3 लेखक दिए हैं, तो तीनों में से किसी एक लेखक का आपको लिखना रहता है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसी प्रकार से आपको तीनों में से किसी एक लेखक का लिखना रहता है, जिस पर आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। तो इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए। इन तीनों लेखकों का साहित्यिक परिचय और फिर इनकी जो रचनाएं हैं हमने बहुत ही सरल तरीके से बता रखा, वहां से आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए पांचवें का खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए जिस प्रकार से हमें लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है उसी प्रकार से कवियों का भी साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। देखिए आपको एक लिखना है लेखक का साहित्यिक परिचय और एक कवि का साहित्यिक परिचय। तो देखिए कवि में हमें कौन कौन से दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, जिस पर आपको मिल जाएगा 3 नंबर, और रचना जिस पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार से इस पर भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारा होगा, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। यहां से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। बहादुर या पंचलाइट दोनों कहानी में से किसी एक कहानी का पूछता है, वहां से आप दोनों को पढ़ लीजिएगा, वहां से आप लिख दीजिएगा। अथवा करके दे सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी के कथावास तो अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर आप पंचलाइट और बहादुर का याद कर लेंगे तो यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाकी आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक कवि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए जो स्वपठित खंड काव्य हमारा है ये जिले के अनुसार आता है। ये आपको पहले से मालूम हो जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा और आपको क्या पढ़ना है, उसी को आपको पढ़कर जाना है और उसी को आप लिख दीजिएगा, जहां से आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, अवतार लिए होंगे, तो वहां पर आपको खंड काव्य वाले में जाएंगे तो वहां पर आपको दिया रहेगा कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा तो देखिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि कौन से जिले में कौन से कवि का खंड काव्य, सॉरी कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है। इतना आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8 हमारा देखिए हमारा आ गया खंड खा। खंड का हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में से देखिए यहाँ पे अथवा दिया है, यानी दोनों में से कोई एक करना है। तो क्या करना है, दोनों में से किसी एक का संदर्भ लिखना है। संदर्भ पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करना है जिस पर आपको मिल जाएगा 7 नंबर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है जितने भी दिए हैं। तो देखिए हमने इन सभी का हिंदी अनुवाद बता दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं और आप अच्छे तरीके से आपको हमने पूरे चैप्टर का बता दिया, वहां से आप पढ़कर याद कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से आपको हमारे चैनल में बताया गया है। आप लिस्टे पढ़ाई करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए 8वां का खा वाला क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए जिस प्रकार से हमें संस्कृत का जो हमें खंड दिया गया था उसी प्रकार से हमें यहाँ पे 2 श्लोक दिया गया है। अब बीच में अथवा दिया है, यानी दोनों में से किसी एक का श्लोक का आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, 2 नंबर उस पर मिलेगा और हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलेगा इस पर, यानी कि 7 नंबर इस पर भी आपको मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक श्लोक का करना है, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, सुभाष रत्नान चैप्टर से है। इसका हमने पूरे चैप्टर का सबसे सरल तरीके से संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइए, आपको वहां पे हर विषय का हर टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 मुहावरा दिया है, चारों में से किसी एक मुहावरे को आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है तलवार की धार पर चलना, यानी कि अधिक कठिन कार्य करना, ये हो गया इसका अर्थ। दूसरा है टका सा जवाब, यानी कि तुरंत जवाब देना, बदतमीजी करना कह सकते हैं। तीसरा दाल में काला होना, दाल में काला होने का मतलब होता है किसी से झूठ बोलना, जैसे कि राम अपने पिता का पैसा चुराकर वह अपने पिता से झूठ बोल रहा है कि पैसा हमने नहीं लिया, बल्कि उसके पिता को पता है कि दाल में कुछ क्या काला है। इस प्रकार से आपको किसी एक का करना है जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। 1 नंबर आपको मिलेगा अर्थ लिखने पर और 1 नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग पर। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 10 क्या है, कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश, देखिए जो अपठित गद्यांश होता है कहीं से भी दे सकता है, इसको आपको पहली बार ये मिलेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जो अपठित गद्यांश होता है इसमें देखिए आपको गद्यांश दे जाएगा 2 अथवा करके और उस पर आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चनों को आपका आंसर उसी में से ढूंढ कर लिखना होगा, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। देखिए जिस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन दिया है इस पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ढूंढ कर ही लिखना होता है, इसी में से ढूंढ कर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए दोनों में से किसी एक का आपको करना होगा। देखिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं, उसका जो सही अर्थ है उसी को अपनी कॉपी में लिखना है, चारों विकल्प को नहीं लिखना है। तो पहला है वसन व्यसन। तो देखिए वसन का क्या अर्थ होता है, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, इसका जो अर्थ होता है वो होता है वस्त्र यानी कि कपड़ा। और जो व्यसन होता है, व्यसन का अर्थ होता है आदत, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपड़ा और आदत यानी वस्त्र आदत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ये वाला। तो इसी प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 1 नंबर। उसका दूसरा है अम्बुज अम्बुद। तो देखिए जो अम्बुज यहाँ पे है इसका अर्थ होता है कमल, क्या होता है, अम्बुज का अर्थ होता है कमल। और अम्बुद जो है इसका अर्थ क्या होता है, अम्बुद का अर्थ होता है बादल, तो हो जाएगा कमल और बादल। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, कमल और बादल। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, 11वें का खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो पहला यहाँ पे अंबर, दूसरा है पट, तीसरा है विधि और चौथा है नाग। तो चारों में से किसी एक का क्या करना है, शब्दों का अर्थ लिखना है। कितने पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं हम, जैसे अंबर है तो अंबर का एक हो जाएगा क्या, वस्त्र हो जाएगा।
अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, तो वस्त्र हो गया एक। एक हो जाएगा आकाश, क्या आकाश हो जाएगा। तो ये दो वस्त्र, दो अर्थ हो गए। इसी प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला है, ये भी आपको बहुविकल्पी में देगा। पहला है जो आंखों के सामने हो, पहला है नेत्र सम्मुख, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है आंख के आगे, चौथा है प्रत्येक आंख। तो देखिए जो आंख के सामने होता है वो होता है प्रत्यक्ष, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए दूसरा है कि जानने की इच्छा रखने वाला, पहला ऑप्शन है ए जानकार, दूसरा ऑप्शन है बी ज्ञानी, तीसरा ऑप्शन सी है जिज्ञासु, चौथा है डी बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे देखिए हमें 4 वाक्य दिए जो कि इनमें कुछ त्रुटि है, यानी कुछ गलत है, इसी गलती को सुधार करना है। जैसे कि दिया है पहला, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यानी इसका सही वाक्य हो जाएगा कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये हो जाएगा। जहाँ है यहाँ पे हो जाएगा हो, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, यानी इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इस प्रकार से हो जाएगा शुद्ध। तो 2 ही करना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। 4 दिया रहेगा आपको, सिर्फ 2 करना होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, का वाला क्वेश्चन है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। या तो वीर रस या फिर हास्य रस, दोनों रस में से किसी एक का रस का आपको उदाहरण और फिर परिभाषा लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। 1 नंबर आपको मिलेगा परिभाषा पर, 1 नंबर मिलेगा आपको उदाहरण पर। उसका खा वाला है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा, यहाँ पर दोनों में से किसी एक का आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है, इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। गा वाला है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। दोहा या फिर सोरठा, यहाँ पे भी दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर, यानी कि 12वें का वाले क्वेश्चन पर आपको मिल जाएगा, सॉरी 12वें वाले क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 6 नंबर। 6 नंबर, 2 नंबर आपको मिलेगा रस पर, 2 नंबर आपको मिलेगा अलंकार पर, 2 नंबर मिलेगा आपको छंद पर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदक यानी कि प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपका 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र तथा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए ये दोनों पत्र हमने अपने चैनल पर बताया, वहां से आप पढ़ सकते हैं बहुत सरल तरीके से। तो पत्र आपका 6 नंबर का आता है, ये दोनों पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट को आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए आ गया हमारा प्रश्न संख्या 14, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध हमारा होता है 9 नंबर का। पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, और चौथा 5वां है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो देखिए 5 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आप देखिए क्या कीजिएगा, देश में बेरोजगारी की समस्या इसको तैयार कर लीजिएगा, और वृक्षारोपण और आतंकवाद की समस्या और समाधान, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। तीनों में से आपको मिल जाएगा। आपको देखिए निबंध कैसे लिखना है, पहले आपको डालना है विचार बिंदु। आप क्या डालेंगे, विचार बिंदु डालने के बाद क्या करेंगे, विचार बिंदु डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे आपको क्या क्या हेडिंग लिखना है। तो पहला हेडिंग आपका हो जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना। उसके बाद आपका जैसे कि अगर आप लिखेंगे बेरोजगारी पर, तो आप जी बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी क्यों है, ऐसे हेडिंग डालेंगे आप। और लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार हेडिंग। उपसंहार हेडिंग में कुछ लिख देना इसके इसके मतलब इसका सोल्यूशन लिख देना है। तो जब इस प्रकार से आप लिखेंगे तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ डाल देंगे ऊपर देश में बेरोजगारी की समस्या और नीचे आप लिख देंगे एक कहानी की तरह, तो आपको 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा निबंध पर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।